साल 2019 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक नया क़ानून उसका ऐलान हुआ था कि CAA यानी शहरियत तरमीमी क़ानून, इसके ख़िलाफ़ दिसंबर के महीने में 2019 में पूरे मुल्क भर में इसके ताल्लुक़ से मुखालिफत शुरू हुई, मुज़ाहरे हुए, मज़ाहिमत में काफ़ी इसके ताल्लुक़ से बातें सामने आईं ताकि हुकूमत को ये बावर करवाया जाए, मालूम करवाया जाए कि जो नया क़ानून आया हुआ है, जो नया क़ानून लाने की जो बातें की जा रही हैं, इससे मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों के लिए नई मुश्किलें पैदा होंगी। तो ज़ाहिर है कि इसके हवाले से दिल्ली में शाहीन बाग और इस तरह के मुख्तलिफ़ मराकिज़ जो पूरे मुल्क भर में हैं, वहाँ इस तरह की मुखालफतें हुई और इसी का नतीजा ये हुआ कि मफाद परस्त लोगों ने, फ़िरक़ा परस्त लोगों ने इसको एक फ़िरक़ा वाराना रंग, कम्यूनल एंगल से इसको देखने की कोशिश की। 2020 के आते फरवरी के महीने में दिल्ली में फसाद फूट पड़े और इन फसादात के हवाले से कई लोगों को इसका मुल्ज़िम करार दिया गया। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम, उमर खालिद और इनके 5 दीगर साथियों को मिलाकर और इसमें और कई इनके दोस्त थे, इनको मिलाकर उन्होंने मुकदमा दायर किया और UPA एक्ट के तहत इनको कैद में रखा गया। 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल की इस मुद्दत में इन पर ना इल्ज़ामात साबित हुए और ना ही मुकदमे की समाअत हुई। इनको ऐसे ही मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूअसली दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुक़य्यद रखा गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुल्क भर में इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाते रहे, हुकूमत की तवज्जो इसकी जानिब दिलाते रहे। यहाँ तक कि गुज़िश्ता साल के अवाखिर में जब न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान उन्होंने ये कहा और मुतालबा किया और लिखा भी कि मुल्क की जो मोदी हुकूमत है वो ज़मानत पर उमर खालिद और इनके साथियों की रिहाई को यकीनी बनाए। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोगों ने इसकी हिमायत भी की थी। इसके अलावा हिंदुस्तान में वो जो वकालत करते हैं और वो जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, इन्होंने आवाज़ें उठाई और हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि इनको ज़मानत दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले ज़मानत रिजेक्ट कर दिया, ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। फिर उसके बाद अपील आई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने समाअतें की, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया और बिल आकर 5 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सामने आया। इसमें कहा गया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को किसी भी तरह से ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, जो दस्तावेज़ सामने आए हैं, उसकी रोशनी में लगता है कि दिल्ली फसादात के लिए अहम तौर पर ये 2 ही अहम मुल्ज़िमीन हैं, जब ये इनकी दीगर साथी गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर, शादाब अहमद, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान को ज़मानत पर रिहाई करने का फ़ैसला किया गया है। कहा गया है कि ये जो इनके 5 साथी हैं, इन पर जो इल्ज़ामात हैं और इनका जो रोल जिस तरह से सामने आया है दिल्ली फसादात के हवाले से, ये ज़िमनी है, ये अहम कलीदी नहीं है। इस लिहाज से जो कलीदी रोल रहा है, अहम रोल रहा है, वो उमर खालिद और शर्जील इमाम का है। इन्होंने जिहादकार के तौर पर, एक्टिविस्ट के तौर पर अपने साथियों के साथ उन्होंने हुकूमत से सवाल किया था कि CAA क़ानून जो है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किए, हक़ की बात की, फिर इसके बाद उन्होंने अपने मज़ाहिमत के दौरान हुकूमत को जवाबदा बनाया। इनका यही कसूर था कि इन्हें गिरफ़्तार किया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया और बिलाखिर इन्हें जेल में रखा गया। पूरे 5 साल तक बग़ैर किसी हियरिंग के, बग़ैर इन पे जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं UPA एक्ट के तहत, इसके साबित होने के बग़ैर इनको 5 साल तक मुसलसल क़ैद में रखना, इस पर कई सवालात उठते हैं। हमारे सामने सोशल मीडिया में और दीगर प्लेटफार्म से ये बहस आज भी जारी है कि किसी तरह से भी
इंसाफ में ताखीर करना एक तरह से नाइंसाफ़ी है। ये अदालत की बालादस्ती है, सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको एक तरह से नकारा जा रहा है, इसको फरामोश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि 5 साल तक विदाउट ट्रायल कैद में रहना ही एक वाहिद जवाज़ नहीं है, रीज़न नहीं है कि इनको बेल दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पर उमर खालिद और शर्जील इमाम पर ऐसे इल्ज़ामात संगीन हैं जिस पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 43D5 के तहत इन पर वो इम्प्लीमेंट होती है। इसी लिहाज से इनको सिर्फ ये कहना कि 5 साल तक वो कैद में हैं और बगैर ट्रायल के हैं, ये बिल्कुल एक रीज़न नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक तमाम गवाहों के बयानात सामने नहीं आ जाते तब तक, या फिर जब फैसला 5 जनवरी 2025 को सुनाया गया उसके 1 साल तक, यानी अगले साल जनवरी 5 तक भी वो बेल के लिए, जमानत के लिए कोर्ट से रुजू हो नहीं सकते। जब ये फैसला सामने आया तो ये दीगर वो बातें भी सामने आई कि हमारे पास 2017 से इस्मत दरी और कत्ल के मामलात में जो मुलजिम है गुरमीत सिंह, राम रहीम के नाम से साधु के तौर पर वो जाना जाता है, जो अब तक वो 14 बार पैरोल पर बाहर आया हुआ है, और बापू आसाराम जिसने कम उम्र नाबालिग लड़की के रेप के सिलसिले में वो कैद में मुक़य्यद है, मगर वो भी कई बार मेडिकल ग्राउंड्स पे पैरोल पे बाहर आया हुआ है। उन्नाव की इस्मत दरी का मामला, कत्ल का मामला, एक मकामी बीजेपी एमएलए को भी ज़मानत दे दी गई है, मगर लोगों की मुखालिफत के बावजूद सीबीआई ने फिर उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है। यहाँ 2 बातें मैं आपके सामने ये भी शेयर करना चाहूँगा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहे हैं, वहाँ से वो फारिग हैं, और वहाँ के जिहादकारों में से जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं उसमें उनका शुमार होता है। उनके हवाले से उनकी एक प्रोफेसर डॉक्टर जानकी नायर कहती हैं कि मैंने इन दोनों को, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, एक ऐसे दहशतगर्द और इनकलाबी तौर के नौजवानों के तौर पर इनको मैंने नहीं पाया। वो बिल्कुल ज़हीन, फितीन और अपने काम में इस तरह से वो मतलब मशगूल रहा करते थे कि उन्होंने अपने हमेशा एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए काम किया है। मशहूर हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा जो बेंगलोर में मुकीम हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों नौजवान जो हैं हिंदुस्तान के बेहतरीन बाखलाक नौजवानों में इनका शुमार होता है। ये बातें एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये कि वो आज भी जेल में सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्विटर पे उमर खालिद ने कहा है कि वो अपने दीगर 5 साथियों की रिहाई के हवाले से, उनकी जो ज़मानत मंजूर हुई है उसके हवाले से, जो उनको बेल मिलने वाली है उसके हवाले से वो खुश हैं, और उन्होंने अपने चंद दोस्तों से कहा है कि कैद में रहना ही अब उनकी ज़िंदगी का एक तर्ज़ हयात है। अब ऐसे बातें अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि जो शख्स बाशऊर है और इंसानी हुकूक़ की बातें करता है उसको ये नज़र आता है कि यूपीए क़ानून जो है वहाँ पर इनफरादी आज़ादी की कोई अहमियत ही नहीं है। हम इंसाफ को सबसे ऊपर समझते हैं, बालातर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, और सच की हमेशा जीत होती है, ये हमारा यकीन है। मगर अदालतों में अगर देखते हैं कि जानिबदारी बरती जा रही है तो ये अफसोसनाक पहलू है। ऐसे भी पहलू हमारे सामने आए हैं, वाक़िया सामने आए हैं कि हुकूमत जिन पर मेहरबान रहती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं, ऐसे लोग जिन पर मुकदमात होते हैं, ज़मानत के लिए वो अदालतों से रुजू होते हैं, तो इस हद तक बरख रफ्तारी से एक लख्त उस पर कार्रवाई होती है कि रात देर गए तक अदालतें उनका मुकदमा समाअत करती हैं। सुनवाई के बाद उन्हें ज़मानत दे दी जाती है, और वो जो हमेशा झूठ को सच के तौर पर बयान करते थे वो बाहर आकर कहते हैं ज़मानत पाने के बाद कि हमेशा सत्य में जयते, इन्हें जीत सच की होती है, और वो बाद में आकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए उनके मफाद परस्त लोगों ने उसका एहतमाम किया था। ऐसी मिसाल हमारे सामने है।
اور ایسے صحافیوں کو بھی ہمیشہ سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے جن کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، وہم و گمان کی بنیاد پر ان کو رکھا گیا۔ اس کے کئی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر صدیق کپن جو کیرلا کے ایک جرنلسٹ دلی میں مقیم رہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایک واقعہ یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ سال 2022 میں مرکز میں مودی حکومت کی منظوری کے بعد گجرات میں جو بی جے پی حکومت ہے، اس نے بلقیس بانو کے جو اجتماعی جو عصمت دری کا کیس ہے، اس کے تمام ملزمین کو انہوں نے قبل از وقت ہی رہا کر دیا۔ یہ ایسا معاملہ تھا کہ ان پر الزامات سنگین تھے، شواہد تھے، سنوائی اس کی ہو رہی تھی۔ پھر جب انہیں رہا کیا گیا تو انہیں مالائیں پہنا کر ان کا سواگت کیا گیا، ان کا پرجوش سے استقبال کیا گیا۔ تو چند جو مثالیں آپ کے روبرو میں نے پیش کی ہیں، اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اصل میں فسادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ملزمین ہوتے ہیں، جنہیں ضمانت آسانی سے مل جاتی ہے، وہ آزاد باہر گھومتے منڈلاتے اتراتے پھرتے رہتے ہیں، اور جو مظلومین ہیں ان کی آواز انسنی رہ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب انصاف میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ ناانصافی ہے۔ شرجیل امام اور عمر خالد کے حوالے سے بحث آج بھی جاری ہے۔ کئی پلیٹ فارم سے، پولیٹیکل نان پولیٹیکل پلیٹ فارم سے اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہمارے پاس سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے ایسی صورتحال میں یہ کہا ہے کہ یہ یو پی اے جو ایکٹ ہے، جس پارٹی کی حکومت کے دوران یہ بنا تھا، وہی پارٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت کا نہ ملنا، یہ بالکل جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ معاملات کی سنگینی کو کسی طرح سے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایسے تمام پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں جمہوری قدروں کی بات کرنا، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی بات کرنا، حکومت کی کوتاہیوں پر سوال اٹھانا، حکومت کے فیصلوں پر، یک طرفہ فیصلوں پر آواز اٹھانا، آواز بلند کرنا اور حکومت سے سوال کرنا، یہ سب سے بڑا جرم اس کو مانا جا رہا ہے۔ سوال حکومت سے کرنے کو عوام دشمن کہا جا رہا ہے، وطن دشمن کہا جا رہا ہے، امن دشمن کہا جا رہا ہے، اور ایسا رجحان ظاہر ہے کہ ملک میں ایک طرح سے بدامنی، ایک طرح سے بے چینی پیدا کرنے کا یہ ذمہ دار ہے۔ اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انصاف آخر بر وقت اگر انصاف مل جائے تو ظاہر ہے کہ ملک کی جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ ملک میں سچائی کا بول بالا ہوگا۔ جب اسے انحراف کرتے ہوئے اس کے برعکس معاملات ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جمہوریت ڈگمگا رہی ہے۔